हेलो एवरीवन। तो हम आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे DSSB ASO एग्ज़ाम में आए हैं। उससे पहले क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में, नॉट पार्ट 4, ठीक है, ये याद रखना। फिर देखते हैं हम कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी, कि कहाँ से, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई। कितनी ऐड हुई थी तब हमारी 10 ऐड हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 1975 और 77 के टाइम पे जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी मिस इंदिरा गांधी ने, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो तो ऑब्लिगेशन है ही नहीं उनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तो उन्होंने लगा कि जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, उतना मैच्योर नहीं है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो। तो उन्होंने क्या सोचा, इनके लिए फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। जब उन्होंने फिर देखा कि दूसरे कंट्रीज में क्या है, तो उन्होंने फिर USSR से उनको इंस्पिरेशन मिली कि USSR में फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली। फिर क्या हुआ, ऐसे इंस्पिरेशन मिली तो थोड़ी ना बस वहाँ से लेके सीधा लिख दिया, नहीं, फिर उन्होंने उसके ऊपर स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो हमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, उनमें से हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज फाइनली ऐड की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं की। वो हम देखेंगे कौन सी ऐड की और कौन सी नहीं की। जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमको फंडामेंटल ड्यूटीज दी, उसके बाद उसमें से कुछ ऐड करके और कुछ माइनस करके हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज लाए। फिर देखते हैं हम कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में, पार्ट 4, एक नया पार्ट बनाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नया पार्ट 4A बनाया गया और आर्टिकल नंबर 51A बनाया गया। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ना, इसका मतलब है कि अमेंडमेंट से वो चीज़ लाई गई। तो पार्ट 4A आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। बाद में हमारा एक और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कौन से नंबर का, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 2002 में। उससे हमारी एजुकेशन से रिलेटेड एक और फंडामेंटल हमारी ऐड हुई। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस देख लेते हैं। क्या क्या है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पार्ट 4A में है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर आप इसको सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाओ कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को किसी ने वायलेट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा, ये लीगली इन्फोर्सेबल है, जस्टिसेबल है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई सिटीजन अगर फॉलो नहीं कर रहा, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि उससे जबरदस्ती फॉलो करवा, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट। और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट से क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर कम होती है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज से क्या होता है, यहाँ हमारे सिटीजन्स को बोला जाता है कि हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं किसके प्रति, हमारे कंट्री के प्रति और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उनको फॉलो करना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रपोज की थी, जिसमें से हमने कुछ तो अडॉप्ट कर ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ नहीं की। और जो नहीं की उनकी वो कौन कौन सी थी, एक उन्होंने बोला था कि एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कि ड्यूटी टू पे टैक्स, की टैक्स पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला था कि वोट करना भी एक ड्यूटी होना चाहिए था। इनफैक्ट उन्होंने एक और बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करे तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए था। तीनों ही उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की गई। इसको हटा कर कुछ और बाकी जो उन्होंने दी उसको ऐड करके प्लस हमने कुछ और एक्स्ट्रास में ऐड की, तो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज फाइनली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हो गई। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं। देखो, इसका आर्टिकल नंबर है हमारा क्या, 51A। 51A आर्टिकल से है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये किस तरीके से इसके आर्टिकल है, 51A सब क्लॉज A, 51A सब क्लॉज B, 51A सब क्लॉज C। इस तरीके से ये कहाँ तक है, 51A सब क्लॉज K तक है, ठीक है। और हम इसी तरीके से निमोनिक्स से सब सीखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि पहले ये पूछ सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, 9th पे कौन सी है, 11th पे कौन सी है, सब पूछ सकते हैं। तो 51A सब क्लॉज A में क्या है, एंथम। A फॉर एंथम याद रखना, B फॉर भगत सिंह याद रखना, C फॉर कंप्लीट सॉवरेंटी याद रखना, D फॉर डिफेंड रखना, डिफेंड द कंट्री, E फॉर इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड याद रखना। नेक्स्ट देखो,
F4 फोर्ट हेरिटेज याद रखना, G4 ग्रास या ग्रीनरी याद रखना, H4 ह्यूमैनिज्म याद रखना, I4 इंजरी का यहाँ से कोरिलेशन एब्जॉर्ब वॉयलेंस है कि वॉयलेंस नहीं करना है, एब्जॉर्ब मीन्स नहीं करना है, तो आई से इंजरी याद रखना। J4 जडेजा जो हमारे क्रिकेटर हैं, जो हर तरीके से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, ठीक है, ऐसे सीखना है, तो J4 जडेजा याद रखना, उनका एक्सीलेंस। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं और के से हमें किंडरगार्टन याद रखना है। वो किंडरगार्टन में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन, बट यहाँ पे एज उनकी 6 to 14 याद रखना, ठीक है। हम सब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ए से हमने क्या सीखा, एंथम। यहाँ पे एंथम का क्या मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, इनकी हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट। अगर उसमें ऐसा लिख के आ जाए कि हम इसमें नेशनल फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल सॉन्ग की भी रिस्पेक्ट करनी है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं लिखा है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि रिस्पेक्ट नहीं करनी, रिस्पेक्ट सबकी करनी है, लेकिन अगर उसमें ऐसा पूछा जाए कि हमारे ड्यूटी में फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल सॉन्ग की भी बात कही गई, तो नहीं कही गई है। सिर्फ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग। 51A सब क्लॉज ए से एंथम, ठीक है। 51A सब क्लॉज बी से भगत सिंह हमारे कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो दूसरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो हमारे जो उनके आइडियाज हैं, उनको हमें चेरिश करना है, उनसे इंस्पायर होना है और ग्रेटिट्यूड फील करना है कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, और उनके आइडिया से इंस्पायर होना है। सी से क्या है, हमारा कंप्लीट सोवरेनिटी। सी से क्या है, हमारा कंप्लीट सोवरेनिटी। हमारा जो कंट्री है, इंडिया है, उसको यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी बनाए रखना है अपने कंट्री की। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री का कोई हिस्सा टूट जाए, हमको ये वाला पार्ट अलग करना है, हमको ये स्टेट कंट्री से अलग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी सब एक करके रखना है, किसकी, अपनी इंडिया की। D4 क्या है, डिफेंड द कंट्री। जैसे कभी भी गवर्नमेंट बोलेगी, कभी भी कोई हमारे कंट्री पे मुसीबत आ जाए, गवर्नमेंट बोले कि आप प्लीज वॉलंटरी अपनी सर्विस दे दीजिए, तो हमें अपने कंट्री को उस टाइम पे बचाना है। फॉर एग्जांपल, कभी हमारे कंट्री में कोई कैलेमिटी आ गई, कोई बहुत जगह फ्लड आ गई किसी भी रीजन में, हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे अनाउंस किया, बोला कि प्लीज जो भी लोग आ सकते हैं, अगर जैसे ओल्ड एज के पर्सन हो गए या फिर जो हैंडीकैप्ड हो गए उनको छोड़ के, या जो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई उनको छोड़ के जो वॉलंटरी आ सकते हैं, प्लीज अपनी सर्विस दे दीजिए वॉलंटरी। तो जाना है वहां पे, अपने कंट्री को डिफेंड करना है, बचाना है। या कभी ऐसे बार बार का सिचुएशन आ जाए और वो बोले कि एक्स्ट्रा सोल्जर्स वगैरह कुछ, तो ऐसा सिचुएशन है। E4 क्या याद रखना, इक्वालिटी को याद रखो ब्रदरहुड से। इक्वालिटी मीन्स बराबरी, मतलब भाईचारे के साथ रहना है। इसमें क्या है कि हमारे कंट्री में सभी को एक दूसरे से भाईचारे से, प्रेम मोहब्बत से रहना है। और जो वुमेन के अगेंस्ट गंदे गंदे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, टर्म्स यूज किए जाते हैं, डिसरेस्पेक्ट की जाती है, उनको ऐसे नहीं बोलना है उनके लिए। और क्या बोला गया है इसमें, E4 इक्वालिटी ब्रदरहुड में, कि हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र बन गए। साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, विदर्भा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो भले ही हमारे कंट्रीज में इनक्वालिटीज हैं, किस इनक्वालिटीज नहीं, मतलब कि डाइवर्सिटी है रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, पर उन डाइवर्सिटी को हमें प्रमोट करना है, उन डाइवर्सिटी को हमें सेलिब्रेट करना है, ठीक है। उन डाइवर्सिटी से इनक्वालिटी नहीं फैलानी है, और वुमेन्स के अगेंस्ट डेरोगेटरी टर्म्स नहीं यूज करने हैं, और हम लोगों को ब्रदरहुड से रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। नेक्स्ट है एप से हमको क्या याद रखना, फोर्ट क्या है, हमारे हेरिटेज है, मतलब कि पुराने हिस्टोरिकल हेरिटेज वगैरह हैं, तो उनको क्या करना, जो भी हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज है, कल्चर है, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना है। कि पहले क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स वगैरह लोग थे, या उसके पहले का जो मुगल रूल्स वगैरह चल रहा था, तो हमारी जो भी कल्चर वगैरह थी, तो इन सब के चीज़ों में ना बहुत सारे जगह डैमेज हो रखा है। तो अब हमें क्या है कि हमें इसको क्या करना है, कंपोजिट कल्चर, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। फिर अब जी से याद रखना है ग्रास या ग्रीनरी। इससे क्या याद रखना है, हमें अपना एनवायरनमेंट जो है आसपास, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, या फिर वाइल्ड लाइफ हो, हमें सबको बचाना है। ऐसे कहीं मतलब गंदगी ना हो और पॉल्यूशन वगैरह ना हो, इन सबसे हमें अपने फॉरेस्ट को, लेक्स को बचाना है। और जो हमारे वाइल्ड लाइफ लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके प्रति भी कंपैशन शो करना है, मतलब कि
ऐसा नहीं है, मारना कूटना नहीं है कि वो भाई वो बोल नहीं सकते लिविंग क्रिएचर्स तो कुछ भी करना है, ठीक है। तो कंपेशन शो करना है। एस से हमें क्या याद रखना है, ह्यूमैनिज्म या फिर साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर एस में क्या है कि देखो अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो हमें अंधविश्वास नहीं करना है, हमारी थिंकिंग साइंटिफिक होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल थिंकिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर हमेशा इंक्वायरी हो, मतलब क्वेश्चंस आने चाहिए कि यार कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक, ऐसे कुछ नहीं आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो इससे एच से क्या है, ह्यूमैनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, हमारे अंदर इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ क्या होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। आई से क्या है, इंजरी। इंजरी का फिर इससे किससे रिलेट करना है, एब्जॉर्ब वायलेंस की, हम जो वायलेंस हो रहा है इन सब से बचना है, वायलेंस नहीं करना है। जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं करना है और वायलेंस नहीं करना है हमारे कंट्री में। जैसे क्या है, जडेजा। जब जडेजा कौन, रविंद्र जडेजा जो हमारे क्रिकेटर है, उससे सीख लो कि वो सभी फील्ड में एक्सीलेंटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिवली लेवल पे हर स्पेस में एक्सीलेंस करना है, हर स्पेस में, चाहे इंडिविजुअल लेवल हो चाहे कलेक्टिव लेवल, हर स्पेस में हमें एक्सीलेंस शो करना है। इससे क्या होगा, हमारा नेशन प्रोग्रेस करेगा। लास्ट है हमारा 11th जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, वो हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हुई थी। और इसके बाद से हमारी 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। और के फॉर किंडरगार्टन से सीखो, किंडरगार्टन में क्या बच्चे पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे एज कितनी है, 6 to 14 है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बोला गया है कि उनके पेरेंट्स की, उनके गार्जियंस की ड्यूटी है कि उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये है हमारी पूरी की पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये एक शॉर्ट समरी है कि एक हमारी शॉर्ट समरी है फंडामेंटल ड्यूटी की। पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A है। और यूएसएसआर मीन्स रसिया से हमने इंस्पिरेशन लेके फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन की हैं। स्वार्ट सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 1976 में आई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10 ड्यूटीज आई हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक और ऐड हुई है, कौन सी वाली की, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दें पेरेंट्स और गार्जियंस अपने बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के जो हैं। और इसका क्या है कि जो सिटीजन्स है सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल हैं, ये कोर्ट के द्वारा जस्टिसेबल नहीं होती हैं, ये नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन हाँ, अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो लॉ पास करके इनको मतलब जस्टिसेबल या इनको इन्फोर्स कर सकता है। और टैक्स देना और वोट देना ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ट्रैप कर सकता है कि टैक्स देना और फंडामेंटल ड्यूटी, टैक्स देना और वोट देना ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये हमने आपको ट्रिक सिखाई थी 1 से 11 तक के लिए सारी। ए से एंथम याद रखना, बी से भगत सिंह, सी से कंप्लीट सॉवरेंटी, डी से डिफेंड, ई से इक्वालिटी, फोर्थ ग्रास या ग्रीनरी, एस ह्यूमैनिज्म या साइंटिफिक टेम्पर, आई से इंजरी, जे से जडेजा, आई से इंजरी, एब्जॉर्ब वायलेंस, जे से जडेजा, एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड, के से किंडरगार्टन एजुकेशन। ठीक है, अब आपके DSSB में मैंने इसमें 2 क्वेश्चन डाले नहीं, बट बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कि किस आर्टिकल में ये आती हैं, तो आर्टिकल है आपका 51A आर्टिकल से फंडामेंटल ड्यूटी आती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट से बिलोंग करती है, तो पार्ट हमने बताया आपको पार्ट 4A। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।